हाय गाइस, मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं BRL 104 रिटेल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन का ये मॉडल टेस्ट पेपर 1। यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके पास 3 घंटे का समय होगा, ठीक है। और आपको कोई 100 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि 20 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास 5 से ज़्यादा सवाल आएंगे, 6, 7, 8, 9 तक आ सकते हैं। उनमें से कोई भी 5 आपको लिखने हैं एज आंसर, ठीक। तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। आपको कोई 5 करने हैं इसमें से। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, वाई रिस्क असेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिटेलर टू एक्सप्लेन। रिस्क असेसमेंट क्यों ज़रूरी है किसी भी रिटेलर को, ठीक, ये हमें एक्सप्लेन करना है। दूसरा, स्टोर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल इमेज स्टैंड पॉइंट। अगर मुझे रिटेल इमेज एनहेंस करनी है तो मुझे स्टोर लोकेशन पर ध्यान देना होगा। ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें रिटेल इमेज को एनहेंस करने के लिए अपनी लोकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब अगर मैंने कोई लोकेशन गड़बड़ चूज़ कर ली तो उसका हमारे पूरे स्टोर इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या इंपॉर्टेंस है उन सभी लोकेशन फैक्टर्स की। ये 2 सवालों के जवाब हमें देने हैं। 20 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, 10+10 आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रिस्क असेसमेंट क्यों ज़रूरी है रिटेलर्स के लिए। तो आइए बात करते हैं रिस्क असेसमेंट क्या होता है। देखो, किसी भी रिटेलर के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे वो ये पता लगा सके कि हमारे स्टोर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग पर क्या ख़तरा आ सकता है। अगर मुझे किसी खतरे के बारे में पहले पता होगा तो मैं उसको अवॉइड या एलिमिनेट पहले कर पाऊँगा। यदि साइक्लोन आने से पहले आपको ये खबर आ जाए कि आपके शहर में साइक्लोन आने वाला है तो अपने बचाव के लिए कुछ कर लोगे। और अगर पता ही ना लगे कि ऐसी कोई आपदा या डिज़ास्टर आने वाला है तो क्या हम उसके लिए रेडी रहेंगे? बिल्कुल रेडी नहीं रहेंगे और हम भी उसी आपदा में बह जाएंगे, कोई भी गड़बड़ हो, ठीक। तो किसी रिटेलर के लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं हमारे बिजनेस के अंदर और उन रिस्क का पोटेंशियल इफेक्ट क्या पड़ सकता है सभी के ऊपर, सभी स्टेक होल्डर्स के ऊपर, ठीक है। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं गाइस? आपकी समझ से स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? नो, नॉट द शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स सभी लोग जो इन्वॉल्व्ड हैं इस प्रोसेस के अंदर, जिनकी कोई ना कोई जिम्मेदारी या कोई लेनदारी देनदारी है, मतलब कोई भी कनेक्शन है रिटेलर के साथ। तो रिटेलर का कनेक्शन ऑलमोस्ट सबके साथ है, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, इनके शेयर होल्डर्स, है ना, राइट। तो इनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, राइट, है ना। नाउ आइए देखते हैं ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से हमें रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहला है एम्प्लॉय सेफ्टी। अगर मुझे ये पता है कोई दीवार गिरने वाली है या कोई ऐसा कॉर्नर जहाँ पर ख़तरा है या कोई ऐसा बिजली का तार जो कटा हुआ है और किसी की जान भी जा सकती है, मीन्स ऐसे बहुत सारे वर्क हज़ार्ड होते हैं जो किसी भी एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए घातक हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपसे फिजिकल रिस्क की बात करी, और भी बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं जैसे स्टाफ अब्यूज़, वर्किंग इन आइसोलेशन, बीइंग एक्सपोज्ड टू अनसेफ सिचुएशंस। कई बार हमारे पूरे स्टोर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बुली किया जाता है, हमें नहीं पता लगेगा। क्या एज अ टीचर, जब आप किसी आपने बचपन से लेकर अभी तक अपनी स्कूलिंग की है, आप नोटिस करते हैं कि जो बच्चा बुली होता है उसकी पूरी कंडीशन के बारे में टीचर्स को पता होता है? यस। आपको क्या लगता है? नहीं पता होता, राइट। तो यदि पता नहीं होगा तो टीचर उसको सेव नहीं कर पाएगा या फिर बाकी लोगों में इन्वॉल्व नहीं करा पाएंगे। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन सभी की कंडीशंस समझें, ठीक है ना। तो स्टाफ अब्यूज़ को रोका जा सके, लोग अकेले में काम ना करें,
एक टीम मेंबर की तरह काम करें, एक टीम की तरह काम करें, और ऐसी किसी भी अनसेफ सिचुएशन के अंदर उनको एक्सपोज ना किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया, फर्श फिसल रहा है, टाइल गिर रही है, दरवाज़ा टूटा है, ठीक है, करंट आने का ख़तरा है, ऐसी कोई भी सिचुएशन। तो अगर मैं ये सारे रिस्क आइडेंटिफाई कर लूँगा तो मेरे लिए ये बहुत ईजी होगा इन सभी रिस्क को कंट्रोल करना और इन सभी रिस्क को मिटिगेट करना, जिससे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी हार्म से बचा पाऊँगा। पहला, एम्प्लॉय सेफ्टी, इसीलिए मुझे रिस्क असेसमेंट ज़रूरी है। भाई मुझे पता ही नहीं लगेगा करना क्या है तो मैं करूँगा क्या, गड़बड़ कहाँ है। जैसे आप लोगों को मैं एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ कि राइट मॉडल टेस्ट पेपर विद इन 2 आवर, 2 घंटे में ख़त्म कर लो, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। अब आप बोल रहे हो सर नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा। आप ये सोचो कि फिर गड़बड़ कहाँ है, राइटिंग स्पीड में गड़बड़ है, कंटेंट समझ नहीं आ रहा, पॉइंट याद नहीं हो रहे। तो जब आपको प्रॉब्लम पता नहीं लगेगी तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है मॉडल टेस्ट पेपर करने के दौरान आपको प्रॉब्लम ये लगे कि मुझे पॉइंट याद नहीं हो रहे। हो सकता है कि पॉइंट तो याद हैं पर आपका हाथ धीरे धीरे चल रहा है। हो सकता है कि आपका हाथ और पॉइंट याद है, हाथ भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपका पेन खराब है। तो मुझे पहले पता लगेगा रिस्क क्या है, तभी तो मैं उसको ठीक कर पाऊंगा, है ना। दूसरी ज़रूरी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई मैं सबकी सेफ्टी देख रहा हूँ ना, तो मैं देखूंगा अपने कस्टमर्स की सेफ्टी। रिटेलर्स के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें अपने सभी कस्टमर्स के लिए। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सभी कस्टमर को आने वाले रिस्क से एक्सपोज होने से बचाने के लिए सबसे पहले वो रिस्क पता होने चाहिए, जैसे थेफ्ट, शॉप लिफ्टिंग, एक्सीडेंट दैट कुड हार्म कस्टमर्स। अगर मैं ये सारे रिस्क समझ जाऊंगा तो मैं अपने कस्टमर्स को एक सिक्योरिटी मेजर से होकर गुजारूंगा। स्टाफ को ट्रेन कर दूंगा कि अगर ऐसा कोई थेफ्ट इंसिडेंट होता है या कोई ऐसी शॉप लिफ्टिंग या एक्सीडेंट होता है तो वो उसको ईजिली टेकल कर लें। आप ये समझिए कि अगर आपके स्टोर में आपको पता है कि किसी कस्टमर ने कोई सामान उठा लिया, अब वो बिना बिल करवाए जा रहा है, मैं इसको चोरी नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, शॉप लिफ्टिंग कहते हैं इसे। हाँ, थेफ्ट और शॉप लिफ्टिंग में डिफरेंस होता है, किसी और दिन भी डिस्कस करेंगे डिटेल में ज़्यादा, ध्यान से समझिए। क्या आप तुरंत बोल देंगे कि भाई साहब इसे वापस रख दो? देर आर सो मेनी कस्टमर्स इन योर स्टोर एंड यू आर अ वेरी रेप्यूटेड, वेल रेप्यूटेड स्टोर। क्या करेंगे आप? चिल्ला देंगे, सर ये जो आप उठा रहे हो ना मुझे दिख रहा है, वापस रख दो वापस। हाँ, जमुना, हर्ष, आर्यन, सलोनी, नवीन, सभी लोग, यस। हाँ जमुना बताइए। हाँ, नहीं इसने निकाल लिया, निकाल के अपनी जेब में रख लिया, अब जा रहा है। हाँ, इनको रोक लीजिए। हाँ हाँ, यस, समझ रहे हैं आप लोग, आपकी इमेज खराब हो जाएगी आपके पूरे स्टोर की। तो कई बार कस्टमर्स इंटेंशनली ऐसा करते हैं, कई बार अनइंटेंशनली ऐसा हो जाता है, ठीक है, राइट। तो किसी भी ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो ऑकवर्ड हो सकती है, उसके लिए हम ये सारे SOPs फॉलो करते हैं। यस, बहुत ही काम मैनर और टोन के साथ हम उनके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सर आपने ये भी प्रोडक्ट उठाया, मुझे लग रहा है कि आपको बैग में ज़रूर रखना चाहिए था इसे, इससे आपको बिलिंग कराने में आसानी होगी। ये बात बुरी नहीं लगेगी और उनको पता भी लग जाएगा कि मैंने देख लिया है ना, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ही तरीके। अगला है लॉस प्रिवेंशन। अगर मुझे रिस्क पता लग जाएगा तो मैं अपने लॉसेस भी कम कर लूँगा भाई। रिस्क असेसमेंट से ये पता लग जाता है कि कितना प्रोडक्ट चोरी हो रहा है, कितना टूट रहा है, कितना एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो रहा है। इससे मैं अपने जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको बहुत इफ़ेक्टिवली हैंडल करने की कोशिश करूँगा, और ऐसे इश्यूज़ जो हो रहे हैं उनको सर्विलेंस सिस्टम के थ्रू निगरानी में रखा जाएगा और इफ़ेक्टिव रिस्क असेसमेंट कर लिया जाएगा। बार बार इसको मिनिमाइज़ करने की भी कोशिश करेंगे। अगला है पॉइंट जो रिस्क असेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है लीगल कंप्लायंस। अगर आपने किसी के ऊपर कोई भी ऐसी बात कही जो कि वापस आपको
रिवर्स कर सकती है, जैसे किसी कस्टमर को बोला कि आप तो सर सामान चुरा रहे थे, है ना, राइट ना। सेफ्टी सिक्योरिटी या एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए यह हो सकता है कि किसी कस्टमर के साथ कोई अब्यूज़ हो गया हो, किसी एम्प्लॉय के साथ कोई अब्यूज़ हो गया हो, या आपके स्टोर के साथ ही अब्यूज़ हो गया हो, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक। तो ऐसी सभी गड़बड़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, और आपके पास पोटेंशियल जो अवॉइडिंग फैक्टर्स हैं या आपके सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं वो आपके साथ होने चाहिए। जैसे आपने सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवा रखा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस होना चाहिए, ठीक है। आरएफआईडी या बाकी सारी चीज़ें जो सिक्योरिटी टैग्स वगैरह होते हैं वो आप लगा सकते हैं। इससे बेसिकली आपको मदद मिलेगी बाकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते समय, ठीक, जिससे आप एक सेफ और कंप्लेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर लोगे, जिससे जो लीगल इश्यूज़ हैं उनके अकर होने के चांसेस कम हो जाएंगे और पेनल्टीज़ भी कम लगेंगी। अगर मैं सीसीटीवी में मैंने अपनी दुकान के सामने कूड़ा नहीं डाला, कोई और आके डाल गया है, तो यदि कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आता है तो उसको तो लगेगा कि मैं ही कूड़ा कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी बात है एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल, ये सभी स्टोर्स के साथ होता है। तो यदि मैंने सीसीटीवी लगवाया होगा तो मैं इजीली दिखा दूंगा, सर दिस इज़ नॉट मी, यस और नो, मैं हैवी पेनल्टी से बच जाऊंगा। असल में ये बहुत बड़ी पेनल्टी होगी, आपको लग रहा है 2-4 हज़ार रुपये की बात होगी, छूट जाएंगे, नहीं। अगर ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास बात पहुंच गई तो स्टोर के बंद होने तक की नौबत भी आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट्स, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जो लीगल कंप्लाइंसेस के अंदर ज़रूरी हो जाते हैं, उसके लिए हमारे पास ऐसे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। अगला है बिजनेस कंटिन्यूटी। देखो, अगर मुझे ये पता लग जाए कि क्या क्या इश्यूज़ आने वाले हैं और मैं उनको डील कर लूँ, तो क्या मैं अपना बिजनेस अनइंटरप्टेड फ्लो के साथ चला पाऊँगा लंबे समय तक के लिए, है ना। भाई मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे पता है सर्दी खत्म हो जाएगी, मेरा जैकेट कोई नहीं खरीदेगा, तो गर्मी वाला सामान ले आऊँ मैं, ये भी तो एक रिस्क है ना, दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क, राइट। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है तो मैं क्या करूँ, उसको पता लगा लूँ और उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूँ। हम लोग कंटीजेंसी, देखो जैसे और भी बहुत सारे इश्यूज़, फायर, इक्विपमेंट फेलियर, डिज़ास्टर, ठीक है, इन सभी रिस्क को पता लगाकर मैं अपने कंटीजेंसी प्लान्स बना सकता हूँ कि फायर के समय मैं क्या करूँगा, कोई इक्विपमेंट फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार पीओएस मशीन नहीं चल रही होती, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के अंदर या तो सॉफ्टवेयर में इशू आ जाता है, हार्डवेयर में इशू आ जाता है, बारकोड स्कैन नहीं होता, या फिर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा होता। ये नॉर्मल है गाइस, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, बहुत नॉर्मल बात है ये। आपको क्या लगता है उस समय स्टोर को सेल बंद कर देनी चाहिए? अगर उनके पास कोई कंटीजेंसी प्लान नहीं होगा तो वो सच में अपनी सेल बंद कर देते हैं। लेकिन अगर उनके पास कंटीजेंसी प्लान होता है तो मोबाइल से फ़ोटो खींचकर और एक ऑफलाइन बुक के अंदर सारा डेटा रिकॉर्ड करके आपको तुरंत सारा सामान बेचने लग जाते हैं। मतलब सेल नहीं रुकने देते, कस्टमर इनकन्वीनियंस नहीं होने देते। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। मोबाइल पीओएस का या कोई अल्टरनेट पीओएस या कोई अल्टरनेट सॉफ्टवेयर या दूसरी चीज़ें वो रखते हैं, जिससे वो इन सभी बिजनेस कंटिन्यूटी को अफेक्ट करने वाली बाकी सभी रिस्क को भी अवॉइड या मिटिगेट कर सकें। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो आपको पता लगा कि रिस्क असेसमेंट कितना ज़रूरी है टू अवॉइड द रिस्क। अगर मैं रिस्क असेस कर पाऊंगा तो मैं रिस्क को अवॉइड भी कर पाऊंगा, ठीक है, उसे रिजॉल्व भी कर पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई स्टोर लोकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर रिटेल इमेज स्टैंड पॉइंट, ठीक है। व्हाई स्टोर लोकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल इमेज स्टैंड पॉइंट। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से पॉइंट हैं कि जब आप स्टोर लोकेशन चूज कर रहे हो तो आपकी स्टोर इमेज पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी लोकेशन, मैं 3-4 जगह की बात करता हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने दिल्ली में कनॉट प्लेस का नाम ज़रूर सुना होगा, कमला नगर का नाम सुना होगा, ठीक है, राइट।
सरोजनी नगर का भी नाम सुना होगा। ठीक, इसके साथ साथ नेताजी सुभाष पैलेस। और अब चलो मैं आपको कॉलोनीज़ की तरफ ले जाता हूँ। कुछ ABC कॉलोनीज़ हैं, नाम नहीं याद आ रहा तो मैं ABC कॉलोनीज़ बोल देता हूँ जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा। आपको क्या लगता है कि जब कोई भी व्यक्ति सरोजनी नगर जाएगा और कनॉट प्लेस जाएगा तो उसका परसेप्शन सेम रहेगा क्या किसी स्टोर के लिए, या कमला नगर जाएगा तो? यस, सब लोगों के परसेप्शन अलग अलग होंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ कस्टमर अपनी बाइंग कैपेसिटी और बाकी परसेप्शंस के बिहाफ पर विजिट करते हैं। यस और नो एवरीवन? क्योंकि सरोजनी नगर में अगर कोई बर्गर 80 रुपये का मिल रहा है, कनॉट प्लेस में 250 रुपये का मिल रहा है, NSP में वो 100 रुपये का मिल रहा है, तो ABC लोकेलिटी के अंदर हो सकता है 30 से 50 रुपये का ही मिल जाए। यस और नो एवरीवन? प्राइस और क्वालिटी सब कुछ डिफर कर रही है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए अगर मैं किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, रिटेन करना चाहता हूँ, तो मुझे ये समझना ज़रूरी होगा कि उस कस्टमर के बिहाफ पर, उस कस्टमर सेगमेंट के बिहाफ पर मेरे स्टोर का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे पूरे स्टोर इमेज को इन्फ्लुएंस करेंगे। पहला है एसेसिबिलिटी। ठीक है, राइट। जो मेरा टारगेट कस्टमर, सबको नहीं एक्सेस कराना है मुझे अपना स्टोर। भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, सारे तो नहीं आएंगे, 1 करोड़ भी नहीं आएंगे, 10 लाख भी नहीं आएंगे, 1 लाख भी नहीं आएंगे। मैं चाहता हूं 3000 2000 कस्टमर जो मेरे पास आ रहे हैं वो कैसे हों, उनके लिए मेरा स्टोर ईजिली एसेसिबल होना चाहिए। मतलब वो घर से सोचें और सीधा मेरे स्टोर तक पहुंच पाएं, बीच में कोई भी कंफ्यूजन या इनकन्वीनियंस उन्हें फेस ना करनी पड़े। ठीक है, क्या ये बात समझ रहे हैं? कोशिश कीजिएगा कि आप प्राइम एरिया के अंदर हो जहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो बहुत ही स्मूथ हो, किसी भी मेट्रो स्टेशन के आसपास, किसी भी ऐसी सड़क के आसपास जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। अगर ऐसी सभी एक्सपीरियंसेस आप देंगे तो आपका स्टोर ज़्यादा एसेसिबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग आपके स्टोर में विजिट करेंगे। और यदि पार्किंग फैसिलिटी हो तो 4 चांद तो लग ही जाएंगे, है ना। इससे कस्टमर का ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। आप सोचिए किसी स्टोर की तरफ जा रहे हैं और सीधा वहीं पहुंच गए। इन टुडेज टाइम इट इज़ वेरी बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है ये। कहने में लग रहा है कि स्टोर सोचा और सीधा पहुंच गए, नहीं, बीच में ट्रैफिक लगेगा, घर से निकलते समय धूप, गर्मी, फलाना ढिमकाना, ये वो, 1 घंटा 2 घंटा टाइम भी लगेगा। तो एसेसिबिलिटी में टाइम और बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं कि इनकन्वीनियंस कस्टमर को ना हो। दूसरा पॉइंट, विजिबिलिटी। अ वेल लोकेटेड स्टोर विद हाई विजिबिलिटी stands a better chance of capturing the attention of potential customer. अगर मेरा स्टोर अच्छे से विजिबल है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पोटेंशियल कस्टमर की तरफ अपना ध्यान खिंचवाएगा और इससे जो प्रेजेंस है स्टोर की वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, रिकॉल भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, राइट। कोई भी बिजी शॉपिंग स्ट्रीट या कोई पॉपुलर मॉल, ये ब्रांड अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे फूड ट्रैफिक बढ़ता है, यानी कि लोग ज़्यादा आते हैं आपके स्टोर में। आप अपनी कोई भी स्टोर सरोजनी नगर में खोल लो, छोटा सा अपना कोई स्टॉल लगाना चाहते हो, कोई छोटी स्टोर ओपन करना चाहते हो, सरोजनी नगर में ओपन कर लो। किसी को बोलना सरोजनी नगर में मेरी एक शॉप है, तो सरोजनी नगर से उसको एक परसेप्शन जनरेट हो जाएगा कि यार इनकी दुकान बढ़िया चलती होगी, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होगी। ये भी परसेप्शन साथ के साथ जनरेट हो जाएगा। यस और नो? ठीक। नाउ सो जो नॉर्मली किसी आइसोलेटेड स्टोर में नहीं जाते कस्टमर, वो आपके इन सभी दूसरे विजिबिलिटी फैक्टर्स के बिहाफ पर चले जाएंगे। तीसरा है टारगेट मार्केट अलाइनमेंट। स्टोर ऐसा होना चाहिए जो हमारे टारगेट मार्केट के साथ अलाइन हो। मान लेते हैं आप हाई एंड कस्टमर एकदम केटर करना चाह रहे हैं और लेकिन आपने लोकेलिटी में स्टोर ओपन कर दिया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहादुरगढ़ में, ठीक है, नजफगढ़ में, या फिर
चंदरपुरी इलाके में, हाँ समझ रहे हो, नाम भी नहीं सुना आप लोगों ने, ठीक। ऐसे बहुत सारे एरियाज जिनका नाम आपने शायद सुना हो, वहाँ पर मैं आपको कुछ ब्रांड के नाम बता रहा हूँ। H&M खुल गया वहाँ पे, ठीक है, LV ओपन हो गया, लुई विटॉन या क्लोई ओपन हो गया। विल यू गाइज गो टू बाय समथिंग प्रीमियम like a 10,000 rupee bag from Chloe? Yes, in those locality areas? Definitely not. क्योंकि ऐसी बिजी स्ट्रीट, ज़्यादा शोर, भीड़ भाड़, लाइक इनकन्वीनियंस, कोई भी इतना प्रीमियम कस्टमर नहीं अफोर्ड करना चाहेगा। मतलब उसको चाहिए ही नहीं ये सारी चीज़ें, तभी तो वो पैसे पे कर रहा है, ठीक। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रेफरेंस, हैबिट, बिहेवियर ऑफ द टारगेट कस्टमर, हमें कोई एक ऐसी लोकेशन चूज़ करनी है जो उनकी नीड और एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह फुलफिल करती हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टारगेट मार्केट कंसिस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, स्टोर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के आसपास होना चाहिए या ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस के आसपास। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कोई भी चाय वाला, पकौड़े वाला, ठीक है, भाजी वाला, ये सब ऑलमोस्ट कहाँ रहते हैं? मतलब आपने कभी ऐसे नोटिस किया भटूरे और ये सारे लोग कहाँ? किसी एक बिजनेस बिल्डिंग के आसपास, ठीक है, और बढ़िया चलता भी है। जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हैं उनके वो टारगेट मार्केट को अलाइन करके चल रहे हैं। हाँ, इट सीम्स चाय वाला, इट्स जस्ट चाय वाला, बट सी मार्केट अलाइनमेंट है उनका। कहाँ है चाय वाला? बड़ी बिल्डिंग के सामने, कोई और है ही नहीं वहाँ पे। ईजी है। आर यू गाइस गेटिंग इट? नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर प्रॉक्सिमिटी। यस नवीन? Yeah, this also connects with the same. Okay, now सुनिएगा विद्यार्थियों, कॉम्पिटिटर प्रॉक्सिमिटी, आपका स्टोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाने के लिए, देखो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपको साड़ी की दुकान ओपन करनी है, यू हैव टू स्टार्ट अ साड़ी स्टोर, तो आपको 3 लोकेशन बता रहा हूँ, मुझे बताना कहाँ ओपन करोगे। कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, हाँ कनॉट प्लेस, चांदनी चौक या कमला नगर। यस, सभी लोग एक ऑप्शन चूज करना है बस। अरे चांदनी चौक में बहुत साड़ी की दुकान है भाई, नहीं है? हाँ, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटर प्रॉक्सिमिटी। हमें ऐसी लोकेशन में स्टोर ओपन करना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हों, ठीक है। तो जो कस्टमर आपके होंगे भी नहीं ना, वो भी आपके हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि कस्टमर्स प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं और ब्रांड्स कंपेयर करते हैं, उसके बाद ही उनको लगता है कि अगर कोई प्रोडक्ट बेनिफिट का है तब वो ख़रीदते हैं। उनको उस स्टोर से ज़्यादा मतलब नहीं होता। आप अपने शॉपिंग नोटिस कीजिएगा, जब भी आप अपने शॉपिंग एंड करते हैं तो आप ऐसी लोकेशन से ज़्यादा करते होंगे जिस स्टोर को आप ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, जस्ट बिकॉज उसके पास आपकी ज़रूरत का सामान आपकी ज़रूरत के प्राइस पॉइंट पर मिल गया है। यस और नो? है ना? इसी को हम कॉम्पिटिटर प्रॉक्सिमिटी बेनिफिट बोलते हैं, ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल एडवांटेज, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट इज ब्रांड परसेप्शन। जो लोकेशन है वो ब्रांड परसेप्शन जनरेट करने में भी मदद करता है। अगर मैंने बोला कि हमारा कोचिंग सेंटर लक्ष्मी नगर में है, आप बोलोगे बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा यार, है ना, बढ़िया होगा। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ कि हमारा कोचिंग सेंटर ब्रजपुरी में है, यू हैवंट हर्ड अबाउट द ब्रजपुरी, बट यू हर्ड अबाउट लक्ष्मी नगर। मैंने बोला मुखर्जी नगर में हमारा कोचिंग सेंटर, अरे यार मुखर्जी नगर, मतलब मुखर्जी नगर में तो बहुत कॉम्पिटिटिव। यस, आर यू गाइस गेटिंग इट? ये स्टोर मेरा जो सिर्फ आप सोचो से आपके ही कोचिंग सेंटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपका मूड बदल जा रहा है लोकेशन के साथ। यस और नो? हाँ, आर्यन सलोनी, राइट? यस, दिस इज व्हाट ब्रांड परसेप्शन। ओके, नेक्स्ट इज कन्वीनियंस एंड लाइफस्टाइल। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मुखर्जी नगर, तो हो सकता है आप सोचोगे महंगा भी होगा यार कोचिंग सेंटर। हाँ हाँ, महंगा भी होगा।
लेकिन अगर मैं आपसे ब्रिजपुरी बोल रहा हूँ तो आप बोलोगे पता नहीं कैसा होगा यार, कहाँ होगा ये ब्रिजपुरी, पहले देखता हूँ मैप पे, ठीक है। नाउ सो brand perception. Next is convenience and lifestyle. A store located near residential areas, community center or places of interest align with customer convenience. हम कस्टमर कन्वीनियंस के हिसाब से जिस लोकेशन पर स्टोर चूज़ करेंगे उस लोकेशन के चांसेस सक्सीड होने के ज़्यादा हैं, है ना, राइट। क्योंकि कस्टमर अपनी कन्वीनियंस के लिए ही शॉपिंग करने जाते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल प्रेवलेंट है अभी। मॉल क्या करता है, एक ही पॉइंट पर आपको सारी चीज़ें, एंटरटेनमेंट से लेकर घर के फर्नीचर तक सारा सामान आपको एक पॉइंट पर मिल जाता है। आपको हेयर ड्राई करवाना है, ठीक है, आपको मतलब नए कपड़े खरीदने हैं, जूते बदलने हैं, है ना, सब कुछ एक ही पॉइंट पर हो जाता है, तो कन्वीनियंस प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट प्रेजेंस. द लोकेशन ऑफ द स्टोर कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट्स मार्केट प्रेजेंस एंड मार्केट शेयर. अगर मैं किसी प्राइम लोकेशन में अपना स्टोर ओपन करता हूँ तो मेरे जो कस्टमर है वो एक, पहली बात तो मैं मार्केट में प्रेजेंट हूँ, ये बात कस्टमर को सिग्नल जाएगा कि आई एम अवेलेबल देयर, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज बढ़िया होंगे तो मैं ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करूँगा, ठीक है, राइट। इससे मेरा स्टोर का रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर दोनों बढ़ेगी. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट दैट विल अफेक्ट द स्टोर इमेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टोर लोकेशन. आपने देखा कि स्टोर लोकेशन का कितना फ़र्क पड़ रहा है, किस पर, मेरे स्टोर इमेज पे. क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? रिस्क असेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिटेलर. वाई इट इज़ रिक्वायर्ड एंड वाई स्टोर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल इमेज स्टैंड पॉइंट. ईजी है. क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें? नाउ सभी लोगों को क्लियर है? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द बैरियर्स टू इफेक्टिव प्लानिंग एंड स्टेट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्लान. ओके, हमें ये बताना है कि अगर आप एक अच्छी प्लानिंग करते हो तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी प्लानिंग खराब कर सकती हैं. पहला देखो, बैरियर्स क्या होते हैं. आप जब प्लानिंग करने जाते हो, सुनना, हम चलो गोवा चलोगे मेरे साथ सारे लोग? वुड यू लाइक टू गो गोवा? गो गोवा गो ना? यस, चलो भाई मेरे साथ गोवा चलेंगे सारे लोग. गोवा वाली बीच पर, है ना, फोटो खींचे आंखें मीच कर. चलो जो भी है, गाना नहीं आ रहा मुझे, तो गोवा चलेंगे सारे लोग. गोवा का प्लान बनाते हैं, ठीक है ना. अब इस गोवा वाले प्लान को रिलेट करते रहना आप, इससे इंटरेस्टिंग लगेगा. बाद में बिजनेस प्लान में कन्वर्ट कर लेना इसे, ठीक है. या बिजनेस प्लान से ही बताऊं? आपका मन, फटाफट गाइस, लॉक कर दिया जाएगा वरना. Can also be used as an example in the paper. Yes, that can be with example. Now तो चलो भाई गोवा चलेंगे. तो देखो, प्लानिंग बेसिकली एक मैनेजरल फंक्शन है. जो मैनेजमेंट करता है ना वही प्लान करता है, क्योंकि आपको मैनेज करना है. जो चीज़ें ऑलरेडी किसी मैनर में हैं, हम मैनेज क्यों करते हैं? एक, अब मान लेते हैं मैं आपके सामने ये कुछ ब्लॉक्स रख रहा हूँ डिफरेंट कलर सेक्शंस के अंदर, ठीक है ना. और आपको ये देखना है कि मैं किसको किस तरीके से अलाइन करूँगा. तो जब मैं मैनेज करूँगा, ठीक है, तो मैं इनका मैनर ठीक कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? करेक्ट मैनर में लिखूँगा इन्हें. यही तो मैनेजमेंट है. पूरे मैनेजमेंट में हमारे सब लोगों का मैनर खराब, गड़बड़ हो जाता है. इट्स नॉट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग मैनर, ओके, इट्स अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ द थिंग्स, कि किसको पहले आना चाहिए, किसको बाद में आना चाहिए, कौन सी चीज़ पहले होनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में होनी चाहिए, कौन क्या करेगा. ये सारी बातें एक अगर पैटर्न में फॉलो की जाएं तो मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है. यस और नो? अरे कोई भी नया मैनेजर आता है तो पुरानी कंपनी में यही तो बदलता है कि ये वाला काम तू करेगा या तू करेगा, ठीक है. ये वाला काम किसको रिपोर्ट किया जाएगा? इनको रिपोर्ट किया जाएगा कि उनको रिपोर्ट किया जाएगा. यही तो मैनेजमेंट है. सुनिएगा, तो जब भी कोई मैनेजमेंट करेगा तो उसको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो प्लानिंग एक मैनेजरल फंक्शन है, ठीक. और ये मैनेजरल पोजीशन पे हर जगह ज़रूरी है, हर जगह. किसी भी मैनेजरल पोजीशन की बात ले लो, बिना प्लानिंग के आप ये मैनर ठीक कर ही नहीं सकते.
क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा किसका काम कितना ज़्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए, राइट नाउ। सो अब देखो, क्योंकि मैनेजर्स को इफेक्टिवली प्लान डेवलप करना होता है तो उनको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो प्लानिंग करते समय आती हैं, क्योंकि हमें मैनर ठीक करना है भाई। आओ चलो देखते हैं। पहली प्लानिंग है ये पता लगाने में कि भविष्य में होगा क्या। क्या आपको नहीं लगता कि भविष्य में होने वाली सभी चीज़ें अनसर्टेन हैं? हम गोवा जा रहे हैं, रास्ते में ट्रेन लेट हो गई और हमारे गाड़ी पिकअप करने वाला खड़ा हुआ है सुबह से। हो सकता है ऐसा? यस और नो, है ना? या फिर हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ जा रहा था, मैं क्या हुआ, मैं ट्रेन से उतर गया, मैंने कहा कि चलो मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, आप लोग यहीं बैठना। ऐसा ही होता है, मैं उतर गया, गाड़ी चल दी, अगले स्टेशन पे आप उतर गए और मैं अगली वाले में चढ़कर उससे और आगे चला गया। इज इट पॉसिबल, फेयरली पॉसिबल, यस और नो? समझो, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम प्लानिंग प्रीमिसेस को फॉर्मुलेट कर पाएँ। क्या हम फ्यूचर हैपनिंग्स को बता सकते हैं अभी के बिहाफ पे? नहीं बता सकते। कल को पता लगा पुतिन ने बम मार दिया, कहाँ पे? यूक्रेन पे, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। फेयरली पॉसिबल, ठीक है ना? मीन्स कुछ भी हो सकता है, समझो। तो जब भी हम प्लान करते हैं तो देर आर अनसर्टेनिटीज अबाउट द फ्यूचर हैपनिंग्स, ठीक है? और ये हमारे लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। ध्यान से समझना। मान लेते हैं आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे थे, आपका बड़ा मन था ये वाला बिजनेस ओपन करूंगा, और आपको पता लगता है जब आपकी प्लानिंग पूरी हुई तो आपको पता लगता है ये प्रोडक्ट तो मार्केट में एग्जिस्ट करने वाला है, कल तो लॉन्च हो गया या आपके लॉन्च से 6 महीने पहले लॉन्च हो जाए। क्या आपको पता था कि ऐसा भी कुछ आ जाएगा? नहीं पता था, ठीक? तो ये प्लानिंग प्रेमिसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। प्लानिंग प्रेमिसेस मतलब क्या होता है? फ्यूचर हैपनिंग की प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ अनसर्टेन थिंग्स, राइट? इसको हम प्लानिंग प्रीमिसेस बोलते हैं, ओके? शब्द यही लिखना है, इसीलिए यही लिखा हुआ है। दूसरा, आपने देखा है बिजनेस एनवायरनमेंट कितनी तेजी से बदल रहा है। आज से 5 साल पहले किसी को बोलते कि भाई 2 रुपए का मुझे पार्ले जी बिस्किट दे दो, लेकिन पैसे पेटीएम में दूंगा। क्या 5 साल पहले कोई आपसे पैसे पेटीएम में ले लेता 2 रुपए? भगा और देते कि बड़े आए 2 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में देने वाले, पार्ले जी चाहिए इनको। आजकल के बच्चे पता नहीं कहाँ आ गए हैं, यस और नो? और ये दुनिया सिर्फ 5 साल में बदल गई, यस। अच्छा चलो, आज से 7 साल पहले वापस चलते हैं। आज से 7 साल पहले आप अपने पिताजी को बोलो कि पिताजी रात में जब भी खाने का मन करे ना, मुझे तुरंत बताना, आसपास के सारे रेस्टोरेंट में से किसी से भी कुछ भी मंगा दूंगा, और वो भी 50% ऑफ पे। क्या बोलेंगे? बेटा सपने मत देखो, सो जाओ। यस और नो? है कि नहीं? बहुत सिंपल है। तो हमारे आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा जल्दी से बदल गया है, तो आगे भी तो ऐसे ही बदलेगा। ये भी तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए लिमिटेशन हो सकता है प्लानिंग करने में। भाई फ्यूचर में क्या होगा, ये एक चीज़ परेशान कर रही है, मेरी प्लानिंग खराब कर सकती है। मैं कोई चीज़ प्लान करके चलूँ, भविष्य में वो चीज़ बदल गई तो? दूसरा, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो? कंपटीशन नया आ गया तो? ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तीसरा, इंटरनल प्रॉब्लम्स। हाँ, अरे भाई मान लेते हैं हम सारे लोग गोवा जा रहे हैं, मैं, अस्मा, हरियन, जमुना, नवीन, निहांशु, सलोनी, सुरुचि, सब लोग चल रहे हैं, मौज है। लेकिन मान लेते हैं, अस्मा मैं आपको बुरा बना रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्लेमर, सॉरी। हाँ, अस्मा बोल रही है सर ना सबको ले जा रहे हैं, लेकिन सर ने मुझसे पहले नहीं पूछा था, मुझसे सबसे बाद में पूछा जब इनके पास कोई कम पड़ रहा होगा तब। अस्मा ने ये बात सलोनी को बता दी, सलोनी ने जमुना को। अब तीनों लोग बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि देखो ऐसा है, हम ना प्लान अपना बनाते हैं, जा तो इनके साथ रहें लेकिन अपना प्लान बनाते हैं। सी, डज दिस हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा कुछ कि सारे एम्प्लॉयज बिगड़ गए हैं अपने मालिक के ऊपर या मैनेजर्स के ऊपर कि देखो ऐसा है, मैनेजर कुछ भी कहे भाई हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, तुम ये बता देना, मैं ये बता दूंगी और हम ऐसे बोल देंगे।
देख लेंगे जो होगा। यस, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। यस और नो? अरे आप कोई बिजनेस प्लान बनाने जा रहे हो कि आप सारे एम्प्लॉयज से 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कराना है, लेकिन सारे एम्प्लॉय आप लोगों से नाराज हो गए कि हम तो नहीं करेंगे, छोड़ के जा रहे हैं। सैलरी भी बढ़ाओ वरना रुकेंगे नहीं। हाँ, प्लानिंग बर्बाद हो गई। यस, ठीक है ना। सो इस तरीके की कोई भी इनफ्लेक्सिबिलिटी या फिर रिजिडिटी हमें प्रॉब्लम कर सकती है इंटरनली। अरे हम तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना भाई। शेर जब हमला करने जाता है तो पहले 2 कदम पीछे जाता है, तो 2 कदम पीछे जाने समय हमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। यस, और ये सारा रेजिस्टेंस हमारी पॉलिसीज, हमारे रूल्स रेगुलेशंस, इनकी वजह से और आता है। ठीक है ना। सो द developmental plan require financial support. If the organization is facing financial problem, the planner may be forced to compromise in development of plans. पैसा नहीं है तो भी तो समस्या है। यस, फिर बात आती है एक्सटर्नल प्रॉब्लम की। आप बिल्कुल सोच कर चल रहे थे कि हमारा टैक्स बर्डन सिर्फ और सिर्फ 8% के हिसाब से है। आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 8%। जी काम शुरू कर दो। आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, आपको पता लगता है सरकार ले आई एक नया बिल और उसमें अब आपसे चार्ज किया जाएगा 20%। आपके तोते नाच जाएंगे कि नहीं? सरकार एक नया बिल ले आई जिसमें आप जो मटेरियल खरीदने जा रहे थे उसके लिए अब आपको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। पुराना चलेगा ही नहीं और कंसीडर भी नहीं किए जाओगे। यस, हाँ, दुनिया बर्बाद, कंपनी डूब गई, ऐसा ही होता है। यस और नो? क्या बोलते हो? अरे कोई लीगल सिस्टम चेंज हो जाए, टैक्स सिस्टम चेंज हो जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो ये आपकी पूरी प्लानिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगी कि नहीं? हाँ भाई, अरे हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो। और कुछ नहीं बोल रहे हो तो इमोजी फेंक के मार दो। ये देखो, बहुत बढ़िया। देखो सुनो एक बात और बड़ी, अब मैं आपको ना एक रियल एग्जांपल देता हूँ। धीरू भाई अंबानी इंडिया के अंदर इतने बड़े लीडिंग रिलायंस कंपनी के ओनर कैसे बन गए? आपने देखा होगा उनकी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दूसरे बिजनेस वेंचर्स हैं उनके पास। तो ये शुरू कहाँ से हुआ होगा? इंडिया में उन्होंने देखा कि लॉज जो है ना, लॉ, उन्होंने सबसे पहले अपना एक किसका बिजनेस शुरू किया था गाइस इंडिया में? गारमेंट्स का। यस, गारमेंट्स में उन्होंने शुरू किया था कॉटन, पर कॉटन के ऊपर सरकार ने लगा दिया बहुत बढ़िया टैक्स। इन्होंने बोला गारमेंट्स में कॉटन बेचेंगे ही नहीं, सब बेचेंगे सिंथेटिक। ठीक है, सरकार ने सिंथेटिक पे एक नया रूल लगा दिया कि बाहर से इंपोर्ट करो और बाहर एक्सपोर्ट कर दो। ठीक, लेकिन अब इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगाएंगे, एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाएंगे, तो पैसा हमारे पास आ जाएगा। इसमें देखो सरकार क्या सोच रही है, इंपोर्ट करेगा तो लोग आएंगे, काम आएगा हमारे पास, और यहाँ पर सारे लोग माल बनाएंगे और उसको बेच देंगे, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी और लोग ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत में इतनी रिक्वायरमेंट है, इंपोर्ट करो और यहीं बेच दो, सोल्ड, मौज आ गई। तो ये जो रूल था कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होगा, इसका इन्होंने फ़ायदा उठाया, इंपोर्ट किया लेकिन एक्सपोर्ट नहीं किया, भारत में ही बेच दिया, मज़े आ गए। इससे इनको बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा हुआ और मौज आ गई। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स कई बार सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कई बार वो प्रॉब्लम की तरह आते हैं, कई बार वो वरदान की तरह आ जाते हैं। यहाँ देखो वरदान की तरह आ गए। अगर सरकार किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जिस पे 20% टैक्स है, अगली नई अमेंडमेंट लेकर आती है उसमें टैक्स 5% कर देती है, आपको नहीं लगता बिजनेस लोगों को कितना फ़ायदा होगा? यस और नो? ठीक, तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं और आपके लिए वरदान भी साबित हो सकते हैं। अगली प्रॉब्लम आती है किसमें? अरे भैया बिजनेस प्लान में। यार कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की आपकी प्लानिंग हो रही है, उसमें एक और चीज़ आती है जो आपकी प्लानिंग को ख़राब कर सकती है, वो है एफिशिएंसी ऑफ द प्लानर। हम में से सबसे ख़राब प्लानर मैं हूँ मान लेते हैं, और अगर आप लोगों ने मुझे गोवा की ट्रिप प्लान करने के लिए दी तो मैं सबको बोलूँगा कि कोई बात नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं ले जाना, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी हो जाती है, और जैसे ही शाम होगी तब आपको पता लगेगा कितनी बढ़िया गर्मी होती है यहाँ। यू ऑल विल लुक फॉर
कि हमारे कंबल कहाँ हैं, ठीक है, यस, क्योंकि मैंने तो प्लान ही नहीं किया। किसके लिए भाई, वहाँ पे बाकी जो फैक्टर्स थे, तो हमने प्लान ही नहीं किया। और मैंने कहा कि देखो ऐसा है, गोवा में जाके खाना बहुत सस्ता है, कोई कोई टेंशन नहीं है, खाना वहीं खाएंगे, रहने के लिए बढ़िया होटल लेंगे, खाना वहीं खाएंगे, और आपको पता लग रहा है रहने से ज़्यादा खाने का बिल है। आपको क्या लग रहा है मैं बहुत अच्छा प्लानर हूँ? क्या मैंने अच्छे से प्लान किया है? नहीं। सो क्वालिटी ऑफ अ प्लानर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ द प्लान। अगर मैं प्लानर बहुत अच्छा हूँ तो मेरा आउटपुट बहुत अच्छा जाएगा, वरना आउटपुट भी खराब जाएगा। समझ रहे हो? दीज आर सम ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। ये सारी बातें मेरी प्लानिंग को खराब कर रही हैं। अच्छा, तो सर ये बता दो अच्छी बातें क्या होती है एक अच्छे प्लान की? देखो भैया, आइए अब बात कर लेते हैं एक अच्छा प्लान कौन सा होता है। सर गोवा वाला? नहीं नहीं, कोई सा और, जहाँ आपका मन। चलो भाई, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो प्लान लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर नए लोगों को हायर करने जा रहे हो तो आप ये सोचो, उन नए लोगों को हायर कर लोगे, अगर काम आगे नहीं बढ़ा तो उन लोगों से क्या करवाओगे? ठीक, फायर कर रहे हो तो आगे दोबारा हायर ना करना पड़े। तो जो भी प्लान आप अभी बना रहे हो उसका लिंक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये प्लानिंग का हर एक स्टेप आपके फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर असर डालता है। पहली बात तो ये, एक अच्छा प्लान हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा रहता है। दूसरा, जितने भी प्लान आप बनाओ वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में मदद करें। जैसे जब हम प्लान बना रहे हैं तो यार फ्यूचर के लिए तो बनाएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ 10 जून 2022 को चलोगे गोवा? सारा खर्चा मेरे ऊपर। हाँ, 15 जून को चलोगे? 15 जून 2022, हाँ, सारा खर्चा मेरा। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, 15 जून 2022 चलोगे? जा पाओगे? सर ये तो बीत गया है सर, सर ये तो बीत गया है सर। हाँ, तो जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, जो भविष्य में करने वाले हैं। ठीक है, राइट नाउ। तीसरी बात, मतलब अच्छी क्वालिटी क्या होती है? कोई भी प्लान जो हम बना रहे हैं वो फ्यूचर एक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा, प्लान कंसिस्टेंट होना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। तभी हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ अचीव कर पाएंगे, वरना तो बस भूल जाओ। ऐसे बोलना भूला और प्लान गायब। अगला, प्लान ऐसा होना चाहिए जो फिजिबल हो। ये नहीं कि पता है न्यानशु, जब हम गोवा जाएंगे ना तो मैं एक बढ़िया सी डाइव लूँगा, डाइव। न्यानशु भी लाइक सर तैरना आता है? मैंने कहा नहीं, तैरना नहीं आता, लेकिन न्यानशु पक्का मैं ना एकदम बढ़िया डाइव मारूंगा ऊपर से, तुम देखना, रिकॉर्ड करना। हाँ न्यानशु, क्या ये फिजिबल है? डाइव कहाँ मारूंगा? बीच पे? हाँ, यस। तो सी, हमेशा हमें रियलिस्टिक कंडीशंस के बिहाफ पर ही कोई प्लान बनाना चाहिए, तभी तो वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, है कि नहीं? वरना वो प्लान इम्प्लीमेंट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप प्लानिंग करने जा रहे हो तो आपको क्लास में पहले आने की ज़रूरत है ना ऋतिक? चलिए, कोई बात नहीं, अभी अभी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लान्स कैसे होने चाहिए? अंडरस्टैंडेबल। अगर मैं कोई प्लान बता रहा हूँ और आप लोग बस मुंडी हिला रहे हो, हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मस्त प्लान मस्त प्लान, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्या हम सारे लोग उस प्लान के हिसाब से काम कर पाएंगे? आपने बचपन में याद से सोचो, याद करो कि बहुत सारे प्लान दोस्तों के साथ बनाए होंगे। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन क्योंकि आप लोग उस ग्रुप का हिस्सा हो तो आपको नॉट यस करना पड़ा कि हाँ हाँ मैं भी हूँ, और आपको सच में नहीं पता कि आपको क्या करना है। हाँ, कभी हुआ ऐसा ऋतिक कि कभी ऐसे प्लान का पार्ट रहे हो जिसमें आपको पता ना हो कि इस प्लान में क्या करना है? कभी भी पूरे जीवन में रहे हो ऐसा? ऑलमोस्ट हम सभी लोग रहे होंगे, कभी पीयर प्रेशर में, कभी ग्रुप प्रेशर में, कभी बस दोस्तों के लिए कि यार चलो ये कह रहे हैं तो मैं हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है ये नहीं पता।
तो देखो प्लान्स ना, एक अच्छे क्वालिटी का प्लान जो होता है वो ये बताता है कि प्लान सबको समझ में आना चाहिए, और अगर सबको समझ में आएगा तो इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाएंगे और इक्वली वर्क भी कर पाएंगे उसके ऊपर। ठीक। अगली बात, प्लान्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। कहीं पता लगा, मान लेते हैं हमने कहा कि हम सारे लोग, मैं, ऋतिक, अस्मा, हर्ष, जमुना, नवीन, नेहांशु, ऋतिक, सलोनी, सरुचि, सब सारे लोग मिलके कहाँ गए? गोवा। हमने कहा कि गोवा की ट्रिप लेंगे कितने दिन की? 1 वीक की, 1 वीक, 7 डेज। ठीक है, 6 नाइट 7 डेज, और बढ़िया मौज करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है, पर हमारे पैसे तीसरे दिन ही खत्म होने को आ गए। हमने पहले ही 2 दिन एकदम खूब मौज करी, 3rd डे हमारा फाइनेंस गड़बड़ हो गया। ठीक, आपको क्या लगता है चौथे दिन हमें वापस आ जाना चाहिए, या 7 दिन बोलकर गए तो 7 दिन रुकेंगे? हाँ, यस। क्या आप लोग इसको एक बैड ट्रिप में बदलना चाहते हो तो 7 दिन रुकना पड़ेगा। अगर आप इसको एक हंसी खुशी वाले दिन बिताना चाहते हो तो चौथे दिन वापस आ जाना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, ठीक है, क्योंकि आप उसे एक अच्छी याद की तरह बिताना चाहते हो। तो प्लान ऐसे फ्लेक्सिबल होने चाहिए जो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लें टाइम टू टाइम। या फिर मान लेते हैं 7 दिन के बाद, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई कसिनो चला गया, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, डिस्क्लेमर, जुआ खेलना पाप है और उसके साथ ये बहुत बड़ा अपराध भी। नाउ मान लेते हैं कोई ऐसे ही बस मस्ती में चला गया कि चलो कसिनो चलते हैं क्योंकि वहाँ लीगल भी है, और किसी ने कुछ पैसा दांव खेला और हमने जीत लिए 50 लाख रुपए, और हमने अपने सभी फैमिली मेम्बर से बात कर ली और हमें परमिशन मिल गई कि अगले 1 हफ्ता और रह सकते हैं। अब आप ये बताओ सारे लोग कि ये फैक्टर आने के बाद क्या दोबारा से हमारा प्लान फ्लेक्सिबल हो जाएगा? 7 दिन और रुकेंगे या वापस आ जाएंगे? और रुकेंगे? सर सुनने में मज़ा आ रहा है सर, भले ही हम जा ना पाएँ पर सुनने में मज़ा बहुत आ रहा है। ठीक है, ये हमने किस बारे में बात की गाइज? कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारी प्लानिंग ख़राब करते हैं, या फिर बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, और उसके साथ साथ एक अच्छे प्लान की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन इफेक्टिवली समझ में आया? यस एवरीवन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, या फिर गाइज अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वी विल डिस्कस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3 इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। Define data driven management in retail and briefly explain 5 trends in Omni channel. ओके सर, ये डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट क्या होता है और ओमनी चैनल क्या होता है, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में आराम से डिस्कस करेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू गाइज आर रियली ऑसम, सच्ची मुच्ची यू आर रियली ऑसम।